वेरी गुड मॉर्निंग 18 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जिसमें से पहली न्यूज़ ये है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी हाल ही में $750 मिलियन का एक लोन ग्रांटेड किया है। किसको? इंडिया को। फॉर द रीज़न इंडिया की इकॉनमी पर जो अभी हाल ही में कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है, इस इम्पैक्ट को किस तरीके से दूर किया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेकेंड न्यूज़ ये है कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने भी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि वो कुछ स्टेट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को इस्टेब्लिश करेगी, और ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो होंगे वो क्या करेंगे? खेलो इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ऐसी न्यूज़ के लिए आप एग्जामशाला को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, जहां मिलेंगे आपको डेली अपडेट। और आई होप ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस चर्चा को हम बढ़ाते हुए एमसीक्यू वाले पार्ट पर पहुंचते हैं, जिसमें से पहला एमसीक्यू आपसे पूछा है कि वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये इसका डे कब एब्जॉर्ब किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका डे एब्जॉर्ब किया जाता है हर साल 17 जून को। ये क्यों होता है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया था इन द ईयर ऑफ 1995 कि हम डेजर्टिफिकेशन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, यानी इसको कम करेंगे। डेजर्टिफिकेशन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो इसलिए रेजोल्यूशन पास किया गया। जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद 1996 में डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, और ये बॉडी का नाम रखा गया UNCCD, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये क्या करती है? डेजर्टिफिकेशन को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, इसके लिए ये जो है बॉडी काम करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि यूनाइटेड नेशंस कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, ठीक है, तो वो जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? ज़रा फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इसको हम आगे बताते हैं कि डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। यानी जब हम कोई लैंड जहाँ पर सॉइल एरोजन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो वो क्या होता है कि वो ज़मीन पूरी तरीके से डेजर्ट एक बन जाती है। तो इसके पीछे एक मेन कारण माना जाता है कि हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तो पेड़ों की कटाई का एक प्रमुख कारण है कि डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा सहारा मरुस्थल, यानी जो हमारा डिजर्ट सुना होगा, सबसे बड़ा मरुस्थल है। माना जाता है ये पहले बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट रीजन हुआ करता था। धीरे धीरे पेड़ों की कटाई करते 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 यहाँ पर क्या होता है? डेजर्ट बनते चले जाते हैं। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, ये इस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन का एक मुख्य काम है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर जो थीम है, इस बार की जो थीम है वो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम लिख लीजिएगा ज़रा। 2020 की जो थीम है, फूड फीड फूड फीड फाइव फाइव द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि इस बार का ये थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि इंडिया ने भी हाल ही में फर्स्ट मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है 8 दिन के अंदर बना ली है। तो ये जो फर्स्ट मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये किसके द्वारा बनाई गई, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी क्या है कि देखिए, मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के द्वारा ये 8 दिन में बनाई गई मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए कदम में
ये एक अहम भूमिका है, यानी एक साहसी कदम है जिसमें हमने 8 दिन के अंदर ये लेबोरेटरी सेटअप की है। क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का मतलब ये है, यानी एक ऐसे एरिया जहाँ पर हम वो टेस्टिंग लेबोरेटरी को सेटअप कर सकेंगे जो एरिया रिमोट सेंसिंग एरिया है या फिर इनएक्सेसिबल एरिया है, जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही है कंट्री के किसी भी पार्ट में। तो इसलिए हम वहाँ पर मोबाइल लेबोरेटरी को पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? मेड टेक जोन लिमिटेड के द्वारा ये सेटअप की गई है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ अ परमानेंट जुडिशियल बॉडी। ये परमानेंट जुडिशियल बॉडी है, तो इस कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है क्या? हेग में, नीदरलैंड द हेग में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये यूएस ट्रूप्स के द्वारा किए गए कामों का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यानी जहाँ जहाँ पर यूएस ट्रूप्स डिप्लॉय है, ठीक है, या उनके एलाइड जो कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को ये क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इनके जो ऑफिशियल्स हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं, वो यूएस के ट्रूप्स के द्वारा किए गए कार्यों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो उनका कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का, कि हम अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को क्या करेंगे, अब इस पर हम सेक्शंस लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत सारी जो एजेंसियां हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी पर सेक्शंस लगाएंगे, किसी से दूर हटेंगे। तो ये जो है बहुत सारी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए कार्य जो हैं आप सुनते रहते हैं समाचारों में। खैर, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ये बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आपने सुना अभी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। फटाफट ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सी कंट्री ने क्या किया है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो देखिए, इसका सही आंसर है क्या? इंडिया। इंडिया अब उन देशों की कैटेगरी में खड़ा हो गया है, जैसे यूएस है, फ्रांस है, जापान है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है। इन कंट्रियों ने भी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ग्रुप बनाया गया है, इसका मेन एम है कि हम पूरी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भूमिका है उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं। खैर, यहाँ पर आपको बता दें कि जो यूनाइटेड नेशंस की एक यूनाइटेड नेशन नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है OECD। ठीक है, OECD। ठीक है, तो ये जो है ये संस्था, इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक रैंक जो है एक सर्वे आया है, और ये सर्वे किसकी तरफ से किया गया है? एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये स्वीडन में है। ठीक है, स्वीडन में। तो वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट ने भी हाल ही में सर्वे किया है, और सर्वे करके बताया है कि इंडिया की जो रैंक है न्यूक्लियर वेपन्स में, ये इंक्रीज हुई है 2019 में। तो इस समय पोजीशन आपको बतानी है कि 2019 में इसकी रैंक क्या रही। तो देखिए, इसकी रैंक है 6th, यानी इंडिया परमाणु हथियार के देशों की लिस्ट में 6वें स्थान पर खड़ा है। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे जो टॉप लिस्ट पर कौन है, तो टॉप लिस्ट पर आपको याद रखना है यूएस। हालांकि अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है,
तो रशिया के पास है, लेकिन एक्टिव जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूएस के पास सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए यूएस टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर है और इंडिया 6वें स्थान पर है। ठीक है, ऐसा मानना है कि इंडिया ने अब के 2019 में थर्ड लार्जेस्ट जो आर्म्स का मिलिट्री जो स्पेंड है उसमें थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है मिलिट्री पर स्पेंड करने वाला। ठीक है, आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन से बैंक ने एक सुरक्षा सैलरी अकाउंट खोला है और ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट किस लिए खोला गया है? फॉर द एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट खोला गया है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक यानी जिसने अभी हाल ही में सुरक्षा सैलरी अकाउंट खोला है फॉर द एमएसएमई। यानी कोई भी एमएसएमई है तो वो क्या करेगी, अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कैशलेस पेमेंट करने के लिए या किसी भी अपने पार्टीज़ को कैशलेस पेमेंट करने के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट ये ओपन करा सकते हैं। कहाँ पर? एयरटेल पेमेंट बैंक पे। पेमेंट बैंक यहाँ पर चर्चा में आया तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेमेंट बैंक वो होते हैं जो कभी भी डिपॉजिट देने और डिमांड डिपॉजिट का ही काम करते हैं। यानी पेमेंट बैंक कभी भी ग्रांटिंग लोन का काम नहीं करते, यानी किसी भी पर्सन को लोन नहीं देते, ना ही क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। खैर, आपको बताना है यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइएगा कि पेमेंट बैंक से रिलेटेड एक कमेटी बनी थी, यानी जो पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश होने थे तो उस कमेटी का क्या नाम है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में CBIC यानी CBIC का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये अभी हाल ही में ये CBIC के जो चेयरमैन हैं उन चेयरमैन ने भी हाल ही में एक ई ऑफिस एप्लीकेशंस लॉन्च किया है फॉर ऑल CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए ये अभी हाल ही में ई ऑफिस लॉन्च किया है। तो चेयरमैन का ज़रा नाम आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। तो देखिए, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, उनका नाम है एम अजीत कुमार। एम अजीत कुमार ने अभी हाल ही में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ई ऑफिस एप्लीकेशन बनाया गया है NIC के द्वारा। NIC यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। देखा होगा कि आपने जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट बनती हैं वो लगभग NIC के द्वारा बनाई जाती हैं। और ये ई ऑफिस का जो मेन एम क्या होगा कि हम लोग पूरी तरीके से जो क्वालिटी है यानी गवर्नेंस की जो क्वालिटी है उस तरीके से हम उसमें कैसे ऑटोमेशन लाएं। ऑटोमेशन का मतलब यहाँ पर है जैसे आप कोई फाइल सेंड करते हैं तो फाइल सेंड करने में उसको अप्रूव कराना है, उसको सिग्नेचर करना, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के पास तक वो पहुँचती है, फाइल पास कराना है। इसलिए अब क्या करेंगे, ई ऑफिस के तहत यानी पूरी तरीके से फाइल को पास कराना, उस पर सिग्नेचर कराना, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, इसके लिए ई ऑफिस सेंटर खोला गया है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि हाल ही में एक फंड है जिसका नाम है PM केयर्स। PM केयर्स का फुल फॉर्म यानी प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ये जो फंड बनाया गया था अभी हाल ही में कोविड-19 से जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इससे पहले मार्च में फंड का बनाया गया था। तो अब कहा जा रहा है कि इसकी ऑडिटिंग की जाएगी। तो जो ऑडिटिंग की जाएगी ये ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाएगी, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑडिटिंग की जाएगी सार्क यानी सार्क एसोसिएट। ये एक चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएट है नई दिल्ली बेस्ड। ये क्या करेगा, PM केयर्स की फंड की ऑडिटिंग करेगा। क्यों करेगा? ऐसा आरोप लगता है कि PM केयर्स में जो फंड में पैसा आया है उसका कोई भी एक्सपेंस डिटेल नहीं है, तो इसके लिए ऑडिटिंग बिठाई गई है। ठीक, आपको बता देते हैं यहाँ पर PM केयर्स फंड की। तो देखिए, PM केयर्स फंड में जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा इसमें 3 जो है ट्रस्टीज़ होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो ये 3 ट्रस्टीज़ यानी ट्रस्टीज़ रहते हैं। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक जगह के प्राइम मिनिस्टर हैं जिसका नाम है मुखमेदखलई अबेज़गेलिवज़ेव। ये इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, रिज़ाइन दे दिया है
आई होप अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मुझे माफ़ करना। इन्होंने भी हाल ही में रिज़ाइन दिया है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं किसके? किर्गिस्तान के। ठीक है, किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? रिज़ाइन किया है। क्यों रिज़ाइन किया है? क्योंकि इन पर आरोप था, इन पर इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी, इन पर आरोप था करप्शंस के। तो करप्शन के चलते यहाँ इन्होंने क्या कर दिया है? रिज़ाइन कर दिया है। अच्छा, ज़रा फटाफट बताइए आप किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, यानी 10th पर। तो 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने एक ऐप जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, और इस जॉब पोर्टल का जो नाम है वो है कर्मभूमि। ठीक है, ये क्या करेगा? जो आईटी प्रोफेशनल हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कोविड-19 से, यानी कोविड-19 में अपनी जॉब खो दी है, तो कोविड-19 में जॉब खोने के बाद ये आईटी प्रोफेशनल्स अपनी जॉब फिर से तलाश कर सकें, इसीलिए कर्मभूमि ये एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर सही आंसर इसमें, यहाँ पर इसमें ऑप्शन में कर लेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। मैं गलती से भूल गया, तो यहाँ पर सही आंसर है वेस्ट बंगाल ने भी हाल ही में क्या किया? कर्मभूमि जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिनका नाम है डॉक्टर थावरचंद गहलोत, इन्होंने क्या किया है? एक कंपोजिट सेंटर से इनॉग्रेट किया है। ये कहाँ पर? ये जो है ये कंपोजिट सेंटर इनॉग्रेट किया है रांची में। ये क्या काम करेगा? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए ये काम ये करेगा कि जो सेंसिंग रिमोट सेंसिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या करेगा? ये रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जैसे फिजिकल है, मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है, और साथ साथ में ऑडियोलॉजी, डीप थेरेपी, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर कंपोजिट सेंटर्स इनॉग्रेट किया गया है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। थावरचंद गहलोत की बात करेंगे तो ये मिनिस्टर हैं किसके? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, और साथ साथ में ये राज्यसभा में पोजीशन के लीडर हैं। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि यहाँ पर इंडिया के किस बैंक ने अभी हाल ही में लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दिया है किसको? मालावी गवर्नमेंट को। तो आपको यहाँ पर ये बताना है पहले, मालावी गवर्नमेंट को दिया है। देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है, यानी जब किसी भी पर्सन को लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन कभी भी हमारे यहाँ से उतने अमाउंट तक का, यानी जितने का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है उतने अमाउंट तक का कोई भी गुड्स ले सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई कुछ अमाउंट दूँ लाइन ऑफ क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 100 रुपीज़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दूँ, तो आप हमारे यहाँ से 100 रुपीज़ का कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं विदाउट, जो है आप ये एक तरीके से कह सकते हैं आप हमारे यहाँ से 100 रुपये का उधार ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में किसने दिया है मालावी गवर्नमेंट को? ये एग्जिम बैंक ने दिया है। मालावी कंट्री की बात कर लें जिसकी कैपिटल है अभी हाल ही में ली लॉन्ग वे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है ली लॉन्ग वे। ठीक है, ली लॉन्ग वे। ठीक, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में आनंद मोहन तुलसी गुलजार दलवी, इनका भी हाल ही में रिसेंटली देहांत हो गया। ये फेमस क्या थे? ये फेमस अभी हाल ही में क्या थे? उर्दू पोएट थे। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार खादी को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। किसे अपॉइंट किया है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी, यानी अपने वो कालीन भैया। ठीक है, आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि इस बार की जो थीम है इंटरनेशनल योगा डे 2020 की, वो क्या है? ये देखिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा होमवर्क में, या आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, फटाफट इसके बाद कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, सर्च करिए गूगल पर और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो न्यूज़ के बारे में जो हमने आपको बताई थी। यानी पहली न्यूज़ क्या थी? पहली न्यूज़ थी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, सॉरी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
जिसने अभी हाल ही में क्या किया है, $750 मिलियन का लोन ग्रांटेड किया है किसको, इंडिया को, ड्यू टू द फाइट कोविड-19 इम्पैक्ट। इसका यानी जो इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का, तो इससे किस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो फाइट करेगी, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, इसलिए $750 मिलियन का लोन दिया गया। ये लोन देखिए अमाउंट में अगर हम देखेंगे तो 5,688 करोड़ रुपए होंगे, और ये जो है रुपीज़ क्या किए जाएंगे, ये जो इम्पैक्ट है उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, इस पर इंडियन गवर्नमेंट खर्चा करेगी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग माना जा रहा है जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा है कि लगभग जो 270 मिलियन जो लोग इंडिया में लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी लगभग प्रभावित हुई है। तो इतने लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हुई है, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इकॉनमी पर पड़ेगा। अब इस पर जो इम्पैक्ट पड़ा है इसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, इसके लिए अमाउंट दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं AIIB के बारे में, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो देखिए ये एक ऐसी बैंक है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2016 में, और अभी तक इसके लगभग 102 मेंबर हैं, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं कौन है, प्रेसिडेंट हैं जी लिंक्विन, जो चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, और साथ साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे, यानी स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने जो अनाउंसमेंट किया है कि खेलो इंडिया इनिशिएटिव को किस तरीके से बढ़ाया जाए, स्पोर्ट कल्चर को किस तरीके से हम लोग चेंज करें, इसलिए स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने खेलो इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है। और ये पहले फेज में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, ये कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किए जाएंगे, तो देखिए इस्टेब्लिश किए जाएंगे पहले 8 राज्यों में। 8 राज्यों की मैं आपको एक बार लिस्ट आपको बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। तो उड़ीसा है, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने जो है क्या किया है, खेलो इंडिया यानी जो खेलो इंडिया इनिशिएटिव है, स्पोर्ट पर बहुत अच्छा काम किया है। इसकी एक लिस्टिंग शुरू हुई थी, यानी जिन स्टेट ने स्पोर्ट्स पर अच्छे तरीके से काम किया है उनको वहाँ पर खेलो इंडिया इनिशिएटिव के तहत क्या किया जाएगा, वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि अब हम स्पोर्ट की जो कल्चर है उसको पूरी तरीके से हम रीबूस्ट कर सकें, और इकोसिस्टम जो है इंटायर द कंट्री स्पोर्ट्स को लेकर उसको हम चेंज कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।